प्यारे छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा पोषण विज्ञान का एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आपको सारे नोट्स भेजे जा चुके हैं पोषण विज्ञान के। तो आज का हमारा टॉपिक है जल का उपयोग। सबसे पहले हम जानते हैं जल क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है और आपने सुना होगा जल ही जीवन है। हर जगह लिखा रहता है जल ही जीवन है। ऐसा क्यों लिखा रहता है? यदि हम दो चार दिन तक खाना ना खाएं तब भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि पानी न पिएं तो शायद जीवन की कल्पना करना ही कठिन होगा। तो हम लोग पानी के बिना जीवन नहीं बिता सकते अपना। और आइए देखते हैं जल की स्वास्थ्य में भूमिका। जल ही जीवन है, ऐसा बहुधा कहा सुना जाता है, क्योंकि बिना भोजन के हम कई दिन तक स्वस्थ बने रह सकते हैं, किंतु बिना जल के एक दिन भी नहीं व्यतीत किया जा सकता और इसके बिना 3 दिन रहना प्राण घातक हो सकता है। मतलब अगर हम 3 दिन तक पानी नहीं पिएंगे तो हमारे जीवन पर संकट मंडरा सकता है। जल के अभाव में रक्त गाढ़ा होने लगता है, जिससे शरीर की पोषण क्रियाएं ठप पड़ने लगती हैं। वैसे भी जीवन की प्रथम उत्पत्ति जल में ही हुई और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में जल उपस्थित है तथा भोजन के तरल रस से ही हम पोषण पाते हैं। शरीर के अंदर द्रव्यों की तरल अवस्था में ही जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं और शरीर का शोधन भी शरीर में जल चक्र के कारण ही संपन्न होता है। अतः हमारे जीवन में जल सर्वव्यापी भूमिका रखता है। जलाभाव। जलाभाव का मतलब होता है जल धन अभाव। मानव देह में जलाभाव को 3 वर्गों में रखा गया है: दैनंदिन, अचूक, चिकित्सीय। इसमें से अंतिम 2 शरीर को जल कई दिन तक उपलब्ध न होने से उत्पन्न होता है, किंतु दैनंदिन जलाभाव थोड़ी सी लापरवाही अथवा जल उपलब्धि का विशेष ध्यान न रखने से ही उत्पन्न हो जाता है, जो शरीर में अनेक रोगों को जन्म देता है, विशेषकर पाचन और शोधन में। यदि पानी की कमी हो जाती है तो पानी की अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या कमी होती है? हम शरीर खाना नहीं पचता है और जो रक्त शोधन की क्रिया होती है जो हृदय द्वारा होती है, तो रक्त शोधन की क्रिया में भी मतलब रक्त गाढ़ा होने लगता है। पानी की कमी से रक्त शोधन की क्रिया में भी कुछ समस्याएं होती हैं और यदि पानी की कमी होती रहे तो हमें हृदय रोग भी, पानी की कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। वैसे हृदय रोग भी हो जाएगा और भी कई सारे रोग होते हैं भाई। जब तक अगर खून की मोटाई बढ़ती जाए, खून ज़्यादा मतलब गाढ़ा होता जाए, तो हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। शरीर में नित्य प्रति की असुविधाओं जैसे उल्टी, दस्त, धूप में काम करना आदि से भी दैनंदिन जलाभाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब दैनंदिन एक ऐसा जलाभाव है जो अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही पानी पीने में करते हैं तो यह जलाभाव हो जाता है। जलाभाव का मतलब होता है जल धन अभाव, जल धन अभाव। इसमें तो जल धन अभाव मतलब जल का अभाव, पानी का अभाव, पानी की कमी। तो पानी की कमी जब अगर थोड़ी सी भी हम लापरवाही कर देते हैं पानी पीने में तो हमें क्या हो जाता है? हमारे पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, हमारे रक्त शोधन में समस्याएं होती हैं, हमें उल्टियां होने लगती हैं, दस्त होने लगती हैं, इस प्रकार के जलाभाव व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है और उसका रंग फीका पड़ने लगता है और उसे शीघ्र ही थकान होने लगती है। अतः व्यक्ति द्वारा शरीर को जल की नियमित उपलब्धि एक नियमित आदत के रूप में की जानी चाहिए। मतलब व्यक्ति को नियमित रूप से पानी पीते रहना चाहिए। जल की मात्रा
हमें कितना पानी पीना चाहिए, इसकी भी मात्रा होती है। आप अधिक पानी नहीं पी सकते, खाना भी खाना चाहिए बिना, अभी आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा विटामिन्स के बारे में। अगर खाना सही ढंग से नहीं खाएंगे तो हमें विटामिन्स नहीं मिलेंगे, और विटामिन्स नहीं मिलेंगी तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। अपने अपनी जगह पर सबका अलग अलग महत्व है, जल का अलग महत्व है, विटामिन का अलग महत्व है। उसी प्रकार हम आइए देखते हैं जल की मात्रा। मानव शरीर को प्रतिदिन कितने जल की आवश्यकता होती है, इसके बारे में अनेक राय है जो सभी मात्र संकेतात्मक हैं, क्योंकि यह मात्रा अनेक गुणकों पर निर्भर करती है। अधिक फल और सब्जियां खाने से अतिरिक्त जल की आवश्यकता कम हो जाती है। अगर आप अधिक फल खाते हैं, अधिक सब्जियां खाते हैं तो पानी की आवश्यकता थोड़ी कम हो जाती है, जबकि शुष्क परिशोधित और संश्लेषित खाद्यों के उपयोग से अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार शीत, वर्षा, ग्रीष्म ऋतुओं में भी जल की भिन्न मात्राओं की आवश्यकता होती है, जिसका कारण त्वचा से जल का भिन्न वाष्पीकरण होना है। तथापि मनुष्य की आवश्यकता का बोध उसका शरीर करता रहता है। यदि आप प्यासे होंगे तो आपको प्यास बहुत तेज़ लग जाती है, अचानक ही आपका शरीर बताने लगता है कि हमें पानी की आवश्यकता है, भूख लगी है, ऐसा हमारा दिमाग पहले ही सोच के बता देता है। तो दिमाग के आदेश करता है तो फिर हमें पानी पीने की इच्छा महसूस होती है। फिर जब भी ऐसा अनुभव हो उसे आवश्यकता से कुछ अधिक जल पी लेना चाहिए। एक बार में अधिक जल पीने की अपेक्षा अनेक बार में जल की अल्प मात्रा लेना अधिक लाभकर है। औसत रूप से मनुष्य को 2 से 5 लीटर 2.5 लीटर औसत रूप में मनुष्य को 2.5 लीटर से 3.5 लीटर तक, ये गलत लिख गया है यहाँ पे, तो 2.5 लीटर से 3.5 लीटर तक जल प्रतिदिन लेना चाहिए, जिसमें उसके द्वारा लिए गए पेयों, फलों, सब्जियों और अन्य रूप में उपलब्ध जल भी सम्मिलित हों। शरीर के लिए शुद्ध जल अपरिहार्य है, किंतु नींबू जल इसे अतिरिक्त ऊर्जावान बनाने में सहायक होता है। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि पानी हमें प्रतिदिन पीना चाहिए, अल्प मात्रा में पीना चाहिए। मतलब प्रतिदिन आप एक ऐसा रूटीन बनाइए कि धीरे धीरे पानी पीते रहें, लेकिन कम से कम 2.5 से 3.5 लीटर पानी पिएं पूरे दिन में। खाना खाने के अतिरिक्त, जिसे इसमें बताया गया कि अगर आप अधिक फल खाते हैं, अधिक सब्जियां खाते हैं तो उतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन फिर भी पानी पीते रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जलापूर्ति हेतु आवश्यक रसायन। भोजन आदि के लिए लिए गए जल की 15% मात्रा रक्त में पहुंचती है। 15% नहीं, 95 लिखा हुआ है। भोजन आदि के साथ लिए गए जल की 95% मात्रा रक्त में पहुंचती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि यदि हम पानी की कमी हमारे अंदर होती है तो उसमें रक्त हमारा गाढ़ा हो जाता है और रक्त शोधन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हमें पानी को रूटीन के हिसाब से पीते रहना चाहिए, अल्प मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीना ही पीना है, ये हमें सोच के रखना चाहिए। तो क्या होता है एक्चुअली, जलापूर्ति कैसे करेंगे, उसके लिए कौन कौन से रसायन हैं। भोजन आदि के साथ लिए गए जल की 95% मात्रा रक्त में पहुंचती है, जहां से यह कोशिकाओं को उपलब्ध कराया जाता है। जहां रासायनिक क्रियाओं में भी इसका उपयोग होता है। इन क्रियाओं के लिए जल के साथ खनिजों, आयनीकृत रसायनों और अनिवार्य वसीय अम्लों की भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में जल का उपयोग नहीं हो सकता। अतः शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा होने पर भी कोशीय स्तर पर जलाभाव संभव होता है, जो उक्त खनिजों, आयनीकृत रसायनों और अनिवार्य वसीय अम्लों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जरावस्था क्या है। कोशिकाओं में अंतः और बाह्य दोनों स्तरों में जल उपस्थित होता है, जबकि कोशिका क्रियाएं केवल अंतः जल की ही उपस्थिति से होती हैं, किंतु आयु वृद्धि के साथ साथ अन्य क्रियाएं मंद होने लगती हैं और
को अपने अंतः में स्वीकार नहीं करती और जल कोशिकाओं के बाह्य स्तर पर ही जमा कर देती है। इसे कोशिकाओं का शुष्कन कहा जाता है, जो जरावस्था का संकेत है। आयनीकृत और सूक्ष्म खनिज कोशिकाओं में रासायनिक क्रियाओं में सहायक होते हैं, जिससे वे जल को अपने अंतः में शोषित करती रहती हैं और जरावस्था को निष्प्रभावी बनाते हैं। आयनीकृत एवं सूक्ष्म खनिज और वशीय अम्लों के प्राकृत स्रोत। ताजे फल, सब्जियां एवं सलाद। अभी ऊपर आपने सुना जरावस्था को कम करने के लिए हमें आयनीकृत और सूक्ष्म खनिज खाना चाहिए। तो उसके स्रोत क्या क्या हैं ये भी जान लीजिए। ताजे फल, सब्जियां एवं सलाद, मेवा और साबुत बीज आदि आयनीकृत एवं सूक्ष्म खनिज वशीय अम्लों के प्राकृत स्रोत हैं, किंतु इनका उत्पादन जैव गतिक कृषि द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें कृषक भूमि की उर्वरता का शोषण न करके उसका सतत पोषण करता है। इसका दूसरा उपाय भोजन में समुद्र से प्राप्त प्राकृतिक नमक का उपयोग है, जिसमें लगभग 60 खनिज उपस्थित होते हैं, जो शरीर की कोशिकीय क्रियाओं और उनमें जल के संतुलन को बनाए रखते हैं। ठीक, आपको अगर पानी की कमी हो जाती है तो कैसे संकेत मिलेंगे आपको? तो अब उसे आपके मूत्र से संकेत, मतलब आपके पेशाब से आपको संकेत मिलेगा कि आपके शरीर में पानी की कमी कैसे हो गई है। हल्के पीले रंग के, पीत मीन्स पीला, पीले रंग के मूत्र शरीर में जल की संतुलित मात्रा की उपस्थिति का संकेत करता है। मूत्र का पीत रंग उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन और पोटेशियम के कारण होता है। अतः मूत्र के गहरे रंग का अर्थ है कि शरीर में जल का अभाव, तथा मूत्र के वर्णहीन होने का अर्थ है कि शरीर में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक है अथवा शरीर में खनिजों का अभाव है। चमकीला पीला रंग उसमें उपस्थित विटामिनों के कारण होता है, जो उनकी अधिकता का संकेत है, जिससे कोई हानि नहीं है। शरीर में जल की अधिकता, यदि शरीर को अधिक पानी दे दिया जाए तब क्या होगा? शरीर को उसकी आवश्यकता से अधिक जल प्रदान करना भी हानिकारक होता है। इससे व्यक्ति की किडनियों पर अनावश्यक कार्यभार पड़ता है तथा अतिरिक्त मूत्र के साथ शरीर के अनेक मूल्यवान खनिज भी उसके माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। कैल्शियम जैसे ये खनिज कोशिकाओं में जल का संतुलन बनाए रखते हैं तथा इनका अधिक निष्कासन हानिकारक होता है, जिससे कोशिकाएं फट भी सकती हैं। बहुत अधिक परिश्रम करने से शरीर को आवश्यकता से अधिक जल की प्यास लगने लगती है, जिससे हाइपोनेत्रीमिया नामक रोग उत्पन्न हो सकता है, जिसमें शरीर में कैल्शियम का अभाव उत्पन्न हो जाता है। और यदि किसी कारण से अत्यधिक जल पिया जाए तो उसके साथ शरीर को खनिजों की आपूर्ति भी की जानी चाहिए, जो समुद्री नमक और शक्कर के घोल से सरलता से हो सकती है। तो आज आपने पढ़ा जल के बारे में, क्या होता है पानी। पानी के बारे में आपने जाना, जल ही जीवन है, ऐसा आप लोगों ने सुना ही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो बताई गई हैं आपको कि पानी कितना पीना चाहिए। करीब 2.5 से 3.5 लीटर पर डे पीना चाहिए, और अल्प मात्रा में रूटीन बनाइए, धीरे धीरे पीते रहिए। आप लोगों को लाभ है, पानी पीना ही पीना है, पानी पीना चाहिए भी। तो आज के लिए हमारा इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये पूरा चैप्टर है पोषण विज्ञान का, दूसरा चैप्टर है। तो अगला जो चैप्टर है हमारा वो खनिज लवण है। आपने विटामिन के बारे में जाना, विटामिन की महत्ता क्या होती है, उनका वर्गीकरण मतलब कितने प्रकार के हैं, उपयोगिता क्या है, उनका स्रोत क्या है, उनकी दैनिक आवश्यकता क्या है, कौन से जल में घुलनशील हैं, कौन से वसा में घुलनशील हैं। आपने जल के बारे में जाना, जल का संगठन के बारे में जाना, जल का वर्गीकरण जाना, जल का कार्य जाना, शरीर में जल का संतुलन जाना और उनकी दैनिक आवश्यकता जाना। मतलब आज हमने जल का पूरा पढ़ लिया है। अब हमें अगला टॉपिक है खनिज लवण। खनिज लवण के बारे में जानना है। तो अब अगला टॉपिक अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।